हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास एक प्रकार से वीडियो लेक्चर है। अभी पिछले कुछ दिन पहले हमने आपसे इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से न्यू लेफ्ट के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात आपके साथ आगे बढ़ाएं, पहले की तरह से मैं इस बार भी आशा व्यक्त करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और साथ साथ आप लोग का अध्ययन भी चल रहा होगा। हमने अभी परसों जस्ट अ डे बिफोर यस्टरडे कुछ सीपीटी के संबंध में कुछ हमने आपको नोट्स भेजे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, और मुझे ये आशा है कि आपको वो नोट्स कुछ ना कुछ सहायता अवश्य प्रदान करेंगे। जैसे भी वो नोट्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत खोज कर किसी किताब से निकाला था और यही सोचकर हमने आपको भेजा है कि संभवतः आप लोग को इससे कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। और हमने उसमें ये भी लिखा था कि चूँकि वो उसकी प्रिंट बहुत छोटी है, इसलिए अच्छा ये होगा कि आप उसको पहले अपने किसी रजिस्टर में लिख लीजिए, उसको उतार लीजिए, है ना, कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे तो इट विल देन बिकम ईजियर फॉर यू। तो आई रियली होप दैट यू आर वर्किंग हार्ड, you are giving attention to your studies, you are putting in the required efforts towards your preparation। और लॉकडाउन के इस पीरियड में भी I don't think that you would be getting time to sit idle। I think that by now you have sufficient material। इतना तो हो गया होगा कि आपके पास अध्ययन की ठीक ठाक सामग्री मिल गई होगी। मैं जो अपने स्तर से दे पा रहा हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, साथ साथ जो व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे थे, उसके साथ साथ आप स्वयं अपने प्रयास जारी रखिएगा और प्रयास ये करिएगा कि आपके स्वयं के जो भी पुस्तक है उससे भी आप पढ़ते रहिएगा। जो आपको रेलिवेंट लगे सिलेबस के संदर्भ में आप उसको ज़रूर पढ़ते रहिएगा, है ना। एंड ऑन माई पार्ट आई विल ऑलवेज कीप ट्राइंग to have some kind of interaction with you off and on। और आज के ये जो वीडियो लेक्चर मैं कुछ संक्षेप में आपको दूंगा, that is regarding existentialism अर्थात अस्तित्ववाद के विषय में है। मैंने जो आपको लेक्चर भेजे थे, यानी कुछ जो नोट्स भेजे थे अभी परसों, उसमें अस्तित्ववाद पर मटेरियल नहीं था, इसलिए चूंकि मैं उसके संदर्भ में आपको कुछ दे नहीं पाया, कोई विषय सामग्री दे नहीं पाया, तो इसलिए मुझे लगा कि आज इस संक्षेप में मैं आपसे कुछ इस संदर्भ में वार्ता कर लूँ, उसके कुछ ब्रॉड आउटलाइंस बता दूँ व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हेन एवर यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन और थ्रू योर ओन मटीरियल और थ्रू योर ओन स्टडी मटीरियल, है ना। इसलिए जब हम अस्तित्ववाद के बारे में बात करते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू वंस अगेन। पिछले जो हमने विषय के बारे में बात किया था वो न्यू लेफ्ट था, अर्थात न्यू लेफ्ट या नव वामपंथ था, और हमने आपको बताया था कि 1930 के बाद से इस एक प्रकार का एक ऐसा वातावरण उत्पन्न होने लगा विचारकों के मध्य, आलोचकों के मध्य, कि उनको ये प्रतीत हुआ कि संभवतः मार्क्सवाद का महत्व कुछ कम होता जा रहा है, या मार्क्सवाद अप्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि विश्व की बदलती हुई परिस्थितियां निरंतर चल रही थी। द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग वेरी फास्ट। और आपको जैसे पता होगा कि 1930 में देयर अकर्ड अ ग्रेट डिप्रेशन, अर्थात जैसे आजकल हमारे महामंदी है, उसी तरह से 1930 में भी एक वैश्विक महामंदी आई थी। दैट ओवरटर्न्ड द, यू कैन से, the settled things
इन द सोसाइटी, समाज में जो स्थापित जो चीज़ें थीं, जो स्थापित मापदंड थे या मानदंड थे या विचारधाराएं थी, सिद्धांत थी, उनमें बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा। जो परिवर्तन होने लगा उसमें से पहली बात तो एक जो ये सामने आती है कि जो पूंजीवाद को जो इतना महत्व दिया जा रहा था अमेरिका के द्वारा और साथ साथ पाश्चात्य जो पूंजीवादी देश थे, उनको पहली बार ये लगा कि 1930 में संभवतः पूंजीवाद खतरे में है और इसलिए पूंजीवाद की जगह कैपिटलिज्म के स्थान पर, मार्केट फिलॉसफी के स्थान पर एक स्टेट सोशलिज्म का, यानी स्टेट सपोर्टेड कैपिटलिज्म कह लिए, स्टेट सोशलिज्म तो उतना नहीं उचित होगा, लेकिन जितना स्टेट सपोर्टेड कैपिटलिज्म की विचारधारा का उदय होने लगा। ऐसे परिस्थितियों में जो मार्क्सवादी विचारक थे, जिसे हम कह लें नव मार्क्सवादी विचारक थे, जिसे नव वामपंथी जिसे हम कहते हैं, और जिसके बारे में पिछले टर्न पर हमने बहुत कुछ विस्तार से बात किया था, उसमें उस समुदाय में, इस नव मार्क्सवादी समुदाय में एक ऐसी विचार श्रृंखला उत्पन्न होने लगी कि जो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट विचारक थे, यानी उस समय की जो वैश्विक परिस्थितियां थीं या जो राष्ट्रों के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनने लगा था और उस वातावरण में के संदर्भ में व्यक्ति के अस्तित्व पर जो संकट आने लगा था, उसको देखकर बहुत सारे विचारक चिंतित हो उठे थे और उसी चिंता से संबंधित जो एक नव वामपंथ का एक पूरा बहुत बड़ा एक समुदाय हमारे सामने आता है, उसी में से एक वेरिएंट हमारे सामने आता है। उस वेरिएंट अर्थात उसका एक नया स्वरूप जो हमारे सामने आता है वो अस्तित्ववाद को लेकर। अब ये देखिए, जो अस्तित्ववाद की जो विचारधारा है, हम ये नहीं कह सकते कि वो मार्क्सवाद के विपरीत है। ये वो विचारधारा है कि जो मार्क्सवाद के आधारभूत सिद्धांतों को कुछ सीमा तक स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही साथ मार्क्सवाद के जो बुनियादी जो सोच है उस पर आघात भी करती, प्रहार भी करती है। जॉन पॉल सार्त्रे, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इस लेक्चर में हम आपको इसके कुछ नाम के बारे में बताएंगे। तो जॉन पॉल सार्त्रे, जो हमने पहले बताया था, जीन होता है JEAN, जीन इंग्लिश में कहेंगे जीन जैक्स रूसो, लेकिन जब हम फ्रेंच भाषा में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसको जॉन बनता है, जॉन, है ना। जैसे रेस्टोरेंट होता है अंग्रेजी का वर्ड, लेकिन उसे रेस्तरां कहते हैं। तो जो जॉन पॉल सार्त्रे हैं, यानी अंग्रेजी भाषा में बोलें तो जीन पॉल सार्त्रे, जो फ्रांस के विचारक हैं, जिनकी पुस्तक है अ क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन, 1960 में आई थी, बड़ी चर्चित, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। अ क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन 1960 में जॉन पॉल सार्त्रे की पुस्तक आई थी। फ्रांस के एक बहुत बड़े विचारक थे और इस पुस्तक में उन्होंने अस्तित्ववाद के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इससे पहले उनकी एक बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी 1945 में। उस पुस्तक का नाम था बीइंग एंड नथिंगनेस, बीइंग एंड नथिंगनेस, BEING, बीइंग एंड नथिंगनेस। नथिंग जैसे होता है, आप जानते हैं, कुछ भी नहीं, जिसे हम कहते हैं बीइंग एंड नथिंगनेस, NESS साथ में आगे जुड़ जाएगा। तो ये 1945 की किताब थी सार्त्रे की, बीइंग एंड नथिंगनेस, और 1960 में उसकी पुस्तक आई थी अ क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन। ये दो उसकी बड़ी चर्चित पुस्तकें थीं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म पर, अर्थात अस्तित्ववाद का एक महान वक्ता, महान एक कह लिए विचारक थे जॉन पॉल सार्त्रे। इसके अलावा अल्बर्ट कामू का भी नाम आता है। अल्बर्ट कामू है, अल्बर्ट कामू, KAMU, अल्बर्ट कामू। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे बोलते हैं तो वैसे अल्बर्ट कामू। फिर दूसरा एक नाम है, आता है गैब्रियल मार्सेल। गैब्रियल, जी जैसे गैब्रियल आमंड आपने नाम सुना होगा, उसी तरह गैब्रियल मार्सेल, GABRIEL, गैब्रियल मार्सेल, MARCEL, गैब्रियल मार्सेल। ये जो विचारक थे, सॉरी, तो ये जो विचारक थे ये भी बहुत महत्वपूर्ण थे, गैब्रियल मार्सेल। सोरेन कर्कग्राड, शिबू सोरेन वाला जो है ना, वही सोरेन है लगभग। तो सोरेन, SOREN, सोरेन कर्कग्राड,
KIRKGRAD, सोरेन किर्केगार्ड। ये भी बहुत बड़े दार्शनिक थे अस्तित्ववाद की विचारधारा के। तो इस तरह से 3-4 बड़े प्रमुख विचारक हुए हैं, और उनके विचारधाराओं को जब हम सामने रखकर बात करते हैं तो अस्तित्ववाद है क्या, व्हाट एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ऑल अबाउट। जैसे ये शब्द बता रहा अस्तित्ववाद, अर्थात ये वो विचारधारा है जो व्यक्ति के अस्तित्व से संबंधित है। इट इज दैट फिलॉसफी दैट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन और द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट इज बेसिकली एन अर्थली फिलॉसफी। ये एक धरातल पर आधारित विचारधारा है, अर्थली फिलॉसफी। हम दूसरे शब्दों में कह लेंगे ये इहलौकिक फिलॉसफी है, इहलौकिक दर्शन है। दिस इज अ फिलॉसफी दैट इज रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड, एंड व्हेन वी यूज द वर्ड टू दिस वर्ल्ड इट मीन्स टू द एक्चुअल वर्ल्ड। ये इस दुनिया से संबंधित विचारधारा है, और दुनिया से संबंधित तात्पर्य है कि वास्तविक दुनिया जो है, अर्थात द वर्ल्ड दैट वी आर सीइंग बाय आवर आईज। दुनिया को तो देखने के कई प्रकार से उसका चित्रण किया गया है। वर्ल्ड हैज बीन सीन इन मेनी वेज। सुकरात और प्लेटो के बारे में बात करें, दे हैव लुक्ड अपॉन द वर्ल्ड एज एन आइडियल इंस्टीट्यूशन। द स्टेट इज एन आइडियल इंस्टीट्यूशन। The society should be ideal. The ruler of the society should be something like a philosopher ruler. तो अर्थात उन लोगों ने एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया दुनिया को देखने का, या समाज को या राज्य को समझने का। दूसरे विचारक हैं जैसे हीगल है, जैसे ग्रीन है, थॉमस हिल ग्रीन है। इनको हम कहते हैं राष्ट्रवादी विचारक हैं। बर्नार्ड बोसांके, थॉमस हिल ग्रीन और हीगल, ये 3 प्रमुख विचारक हैं जिनको हम राष्ट्रवादी, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में ये एक राष्ट्रवादी विचारक कहे गए, आदर्शवादी राष्ट्रवादी विचारक कहे गए। तो जब हम बात करते हैं कि अस्तित्ववाद का दृष्टिकोण क्या है, अस्तित्ववाद का दृष्टिकोण इस विश्व को समझने का है, लेकिन किस विश्व का? वास्तविक विश्व का, आदर्शवादी विश्व को नहीं, किसी प्रकार के नैतिकवादी विश्व का नहीं। अर्थात ये वो विश्व के बारे में बात करता है जो आपके और हमारे जीवन में रोज घटित होता है। ये उस समाज के बारे में, उस राज्य के बारे में बात करता है जिसको हम रोज देखते हैं, जिसके सामने हम रोज हमारा आमना सामना उस राज्य से, समाज से होता है। इसीलिए इट इज एन अर्थली फिलॉसफी। It is very much a worldly philosophy. It talks about the existence of an individual in this kind of actual world. इस प्रकार की वास्तविक दुनिया में, वास्तविक राज्य में, वास्तविक समाज में एक व्यक्ति का वास्तविक जीवन क्या होता है, इसको ये समझने का प्रयास करता है। ये नैतिक मनुष्य की कल्पना के बारे में बात नहीं करता है। ये धार्मिकता के संदर्भ में इसका कुछ नहीं है। ये आध्यात्मिक विषयों को लेकर चिंतन मनन की विचारधारा नहीं है। ना तो ये धर्म से संबंधित है, ना ये अध्यात्म से संबंधित है, ना ये नैतिकतावादी या आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है, बल्कि ये विशुद्ध व्यक्ति के अस्तित्व को लेकर, ये की समस्या को लेकर ये चिंतन करता है। इट टॉक्स बेसिकली अबाउट द प्रॉब्लम्स related to the actual existence of an individual or individuals। व्यक्ति के अस्तित्व में कौन कौन सी मूल समस्याएं हैं, आज का व्यक्ति किन किन समस्याओं से ग्रसित होता गया। अब देखिए, जब हम इसको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में सिचुएट करना चाहते हैं, हम जब इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहते हैं, तो अस्तित्ववाद की जो विचारधारा है वो इसी पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव या सर्वसत्तावादी व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में का आकलन करता है। एक व्यक्ति पूंजीवादी समाज में किस प्रकार का अस्तित्व है। एक व्यक्ति का सर्वसत्तावादी या अधिनायकवादी समाज में या सर्वाधिकारवादी समाज में उसका किस प्रकार से अस्तित्व होता है।
क्या व्यक्ति का अस्तित्व वास्तव में पूंजीवादी समाज में खराब है किंतु अन्य प्रकार की शासन प्रणाली में अच्छा है? क्या मार्क्सवादी समाज में, क्या साम्यवादी समाज में एक व्यक्ति का अस्तित्व अच्छा है? संभवतः कार्ल मार्क्स ने यही कहा था। कार्ल मार्क्स के अनुयायियों ने भी इसी बात की कल्पना किया था। लेकिन अस्तित्ववाद इन बातों का खंडन करता है, कहता केवल उसको पूंजीवाद से ही समस्या नहीं, आज के व्यक्ति को केवल कैपिटलिज्म से समस्या नहीं है, आज के व्यक्ति को मार्क्सवादी विचारधारा से भी खतरा है, उसके ऊपर व्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रहार होता है। साम्यवादी विचार दर्शन के द्वारा, साम्यवादी विचार प्रणाली के द्वारा, साम्यवादी राज्यों के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार होता है। अब देखिए, जब अस्तित्ववाद अपनी बात करता है तो व्यक्ति का अस्तित्व पहला मूल प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है व्यक्ति की खोई स्वतंत्रता। द लॉस्ट इंडिपेंडेंस, द लॉस्ट लिबर्टी, द लॉस्ट फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल is the second most important concern of existential philosophy। तो दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। अस्तित्ववाद, पहली बात, व्यक्ति के वास्तविक अस्तित्व का आकलन करने का प्रयास करता है। आज के दुनिया में, अर्थात 1930 के बाद, 1935 के बाद जिस प्रकार का समाज बनने लगा था, उस समाज में परिवर्तन होते हुए एक समाज में, उस परिवर्तनशील समाज में व्यक्ति के अस्तित्व के सामने कौन कौन सी चुनौती आती हैं, इसका पहली बात वो आकलन करने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। और दूसरी बात, जब वो इस बात का आकलन करता है कि समस्या, व्यक्ति की समस्या से संबंधित सबसे गंभीर समस्या कौन सी है, which is perhaps by far the most important problem related to man's existence, then he finds that it is basically the problem of man's liberty and individual's liberty। व्यक्ति का अस्तित्व से तात्पर्य उसका है कि व्यक्ति का अस्तित्व एक ऐसा बन के रह गया जहां पर वो अधिकार विहीन, स्वतंत्रता विहीन अस्तित्व उसका रह गया है। He is an individual with no element of liberty। He is an individual with no trace of independence, with no trace of freedom in his personality or freedom in his actions। उसके व्यक्तित्व में, उसके विचारों में, उसके कार्यों में, उसके गतिविधि में स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं रह गई है। उसका पूरा जीवन स्वतंत्रता विहीन हो गया है। वो अस्तित्व में तो है, though he is very much in existence, but he has lost his essence। व्यक्ति अस्तित्व में तो है, लेकिन जैसे मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, an individual in a capitalist society is something like a living dead animal। An individual living in a capitalist society is something like a living dead body। अर्थात जो मार्क्स कहता है इसी बात को वो यहाँ पर स्वीकार करते हैं। देखिए, हमने इसीलिए कहा यह मार्क्सवाद का बुनियादी रूप से खंडन नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ उसकी मान्यताओं पर को अस्वीकार करता है। लेकिन मार्क्स इस बात को स्वीकार करता है कि इस बदलते समाज में जब तथा कथित, वो कहते हैं, लोकतंत्र का इतना प्रसार और प्रचार हो रहा था, चारों तरफ लोकतंत्र का साम्राज्य फैलता जा रहा था, और बहुत सारे विश्व के अन्य भागों में साम्यवाद का प्रसार भी होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही थी। इसलिए उसने कहा, दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में, चाहे पूंजीवादी शासन प्रणाली कह लें, चाहे वो साम्यवादी शासन प्रणाली कह लें, दोनों के समर्थक ये कहते थे, लोकतंत्रवादी कहते थे कि हमारे शासन प्रणाली में, हमारे राज में व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है, सबसे ज़्यादा संपन्न है, और यही बात चैंपियन एडवोकेट किया जाता था साम्यवादी शासकों के द्वारा। लेकिन ये जितने भी अस्तित्ववादी विचारक, उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत इन लोगों ने किया, लेकिन संभवतः वो भूल गए कि व्यक्ति कहाँ है आज की दुनिया में, उनके राज्यों में व्यक्ति कहाँ लुप्त हो गया है। वेयर हैज द कॉमन मैन गॉन,
The common man basically has disappeared in those societies, whether you talk about the Western capitalist societies or the Western democratic societies on the one hand, or whether you are talking about the totalitarian systems or the communist or the Marxist systems. दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं और दोनों अपनी बात को कहते हैं कि हम लोग जनता को समर्पित हैं, व्यक्ति की संपन्नता को लेकर, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर हमारी शासन प्रणाली समर्पित है। लेकिन अस्तित्ववादी कहते हैं कि दोनों शासन प्रणालियां आम आदमी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। These two systems, they are perhaps the biggest enemies of an individual. They are perhaps endangering the very existence of the individual, of the people, of the common masses. अब देखिए ये जो तर्क देते हैं, इस तर्क को हम अभी आगे हम और आपसे बात करते हैं, लेकिन कुछ आधारभूत पहले की बातें और कर लेते हैं। अब देखिए जब हम अस्तित्ववाद के बारे में हम लोग जब विचार विमर्श करते हैं तो हमें एक बात ध्यान कर लेना चाहिए कि अस्तित्ववाद कोई एक स्थापित विचारधारा नहीं है, कोई स्थापित दर्शन नहीं है। Existentialism is not an established philosophy in itself. It is not a systematic or a very clear philosophy in itself. Rather, we can say it is a sum total of many kinds of attitudes, many kinds of thinking patterns. अस्तित्ववाद कोई एक स्थापित विचार श्रृंखला नहीं है, कोई एक स्थापित विचार दर्शन नहीं है, बल्कि क्या है, यह अनेक प्रकार की विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। अनेक प्रकार की विचारधारा या अनेक प्रकार की सोचने की, अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों का एक समयोग है। इट इज अ सम टोटल ऑफ मेनी काइंड ऑफ थिंकिंग पैटर्न। जैसे उसमें कहा गया, जैसे ये जो विचारधारा है अस्तित्ववाद, जब हम सम्मिश्रण कहते हैं तो उसमें एक नाशवाद का सिद्धांत आता है। नाशवाद का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रिडक्शनिज्म, द थ्योरी ऑफ रिडक्शनिज्म। अब देखिए नाशवाद भी एक ऐसा विचार है, वो विचार जो कहता है कि अर्थात जो उचित लगे उसको स्वीकार कर लो और बाकी चीजों को छोड़ दो, वो सब बेकार है। इसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ रिडक्शनिज्म, नाशवाद का सिद्धांत। अभी और इसको समझ लीजिए नाशवाद से तात्पर्य क्या है। अब देखिए जब हम बात करते हैं अस्तित्ववादियों के संदर्भ में, अस्तित्ववादी कहते हैं कि जो एक आम व्यक्ति है उसके अपने मूल्य होते हैं। एन इंडिविजुअल हैज इट्स ओन वैल्यूज। एक आम व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं, उसके अपने मूल्य उसके अनुभव से उत्पन्न होते हैं। वॉट एवर एक्सपीरियंस एन इंडिविजुअल गेन्स इन हिज लाइफ, दोज एक्सपीरियंस लीड हिम टू हैव हिज ओन व्यूज और हिज ओन वैल्यूज। एक व्यक्ति जिस प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है अपने जीवन में, उस जीवन के अनुभवों से उसके अपने मूल्यों का सृजन होता है। अर्थात समझ लीजिए इस प्रकार से, अगर हमने अपने जीवन में कुछ कठोर समय देखा है, हमने कुछ कटु अनुभव किए अपने जीवन में, तो हमारे मूल्य भी उसी प्रकार के होंगे। हमारी धारणाएं, मूल्य से तात्पर्य हमारी धारणाएं, हमारा मंतव्य, हमारी सोच भी उसी प्रकार की कटु सोच हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं सोना तो तपा के और गला के ही बनता है। आपको सफलता मिलती है बहुत कष्टों के बाद, बहुत साधना करने के बाद। ओनली आफ्टर यू हैव मेल्ट योरसेल्फ इन द परसूट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जब तक आप अपने आप को अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर देंगे और उसके लिए श्रम नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, दिन रात एक नहीं कर देंगे, तब तक आपको अपने परिश्रम का मूल्य नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपका जो अनुभव है, आपने अनुभव किया कि मुझे बहुत मेहनत से, बहुत कष्टों से मुझे सफलता मिली है, तो आपके मूल्य उसी प्रकार के हो जाएंगे। तो अस्तित्ववाद जो है
सिद्धांत जो है वो कहता है कि व्यक्ति के अनुभव से उत्पन्न हुए मूल्य ही वास्तविक मूल्य होते हैं। बाकी मूल्यों को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, त्याग दीजिए। समाज में, संसार में जितने अन्य प्रकार के मूल्य कहे जा रहे कि नैतिक मूल्य हैं, ये धार्मिक मूल्य हैं, ये आध्यात्मिक मूल्य हैं, दीज आर वैल्यूज रिलेटेड टू रिलीजन, वैल्यूज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म, वैल्यूज रिलेटेड टू एथिकलिज्म और मॉरलिज्म, दीज आर नथिंग बट ऑल ट्रैश, ऑल रिडंडेंट। इस प्रकार के मूल्य का कोई औचित्य नहीं है, ये आपके लिए बेकार की चीज़ है, इसलिए ये नाशवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात जो मूल्य आपके स्वयं के अनुभव से उत्पन्न हुए हैं, जो आपका अनुभव आपके स्वयं के परिश्रम से जो आपको अनुभव मिला है, उसी अनुभव से आपको मूल्य आपके सृजन होंगे। वही मूल्य आपके लिए शाश्वत हैं, वही आपके लिए चिरंतन मूल्य होंगे। बाकी आपको कोई भी मूल्य का, वैल्यूज का पाठ पढ़ाए, वो सब आपके लिए मृत प्राय है। इट होल्ड्स नो इंपॉर्टेंस टू यू other than the values that emanate from your own experiences, from your own hard work, from your own struggles. The rest of the values, they are of no use to you. Therefore they say that forget about the rest of the values, they are redundant. वो नाश कर दीजिए, उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, वो सब विनष्ट है, वो सारे मूल्य। इसीलिए नाशवाद का सिद्धांत है। तो इसलिए अस्तित्ववाद में नाशवाद भी हम देखते हैं। मूल्यों को, जो आपसे संबंधित मूल्य, उसको स्वीकार करिए, बाकी को नष्ट कर दीजिए। दूसरी बात, अस्तित्ववाद में संशयवाद का भी मिश्रण है। अब कोई पूछे कि संशयवाद क्या है? सिनिसिज्म। What is cynicism? What is skepticism? ये संशयवाद क्या है, यानी ये रहस्यवाद क्या है? What is mysticism? अब देखिए, अस्तित्ववाद संशयवाद को, रहस्यवाद को भी नकार देता है। किस प्रकार के संशयवाद को, किस प्रकार के रहस्यवाद को? अर्थात जो लोग, जो विचारक, जो धर्म की प्रधानता के बारे में बात करते हैं या आध्यात्म की औचित्यता के बारे में बात करते हैं या राज्य के एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, जैसे हीगल ने बात किया था, द स्टेट इज अ जीस्ट, अर्थात जर्मन राज्य विश्वात्मा है। अर्थात विश्वात्मा यानी विश्व की सबसे बड़ी सत्ता जिसे कहते हैं। तो कहता है ये जो राष्ट्र को विश्वात्मा से जो कंपेयर किया गया हीगल के द्वारा, यानी एक राज्य को एक रहस्यवादी प्रधानता प्रदान की गई आदर्शवादियों के द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा। इस प्रकार के रहस्यवाद का खंडन करता अस्तित्ववाद। उसने कहा इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती है। तो चाहे वो धर्म से संबंधित रहस्यवाद हो, चाहे देश से संबंधित रहस्यवाद हो, चाहे विश्व से संबंधित कोई आदर्शवाद हो, इस प्रकार के वादों को वो अस्वीकार कर देता है। यानी जो संशय बना दिया गया है, जो एक रहस्य बना दिया गया है बड़ी बड़ी संस्थाओं के चारों ओर, जो एक तेज स्थापित कर दिया गया है, एक ऑरा स्थापित कर दिया गया है। द स्टेट इज डिविनिटी, राज्य एक दैवीय स्वरूप, राज का स्वरूप दैवीय होता है। इस प्रकार की विचारधारा को वो खंडित कर देता है। वो एब्सोल्यूट, जो रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म, जो रिलीजन का यानी जो धर्म का जो एक निरपेक्ष स्वरूप होता है, उस निरपेक्षता का ये खंडन करते हैं अस्तित्ववादी। यानी बहुत सारे दार्शनिक हैं हमारे समक्ष, और अस्तित्ववादियों के समय में भी उस प्रकार के दार्शनिक हुआ करते थे। खासतौर से जो वेस्टर्न जो लिबरलिज्म है, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई है, धर्म को बहुत प्रधानता दी गई है। लेकिन वो धर्म की संप्रभुता को अस्वीकार करते हैं, इसलिए वो सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म के समर्थक हैं। अस्तित्ववादी क्या है? ये एब्सोल्यूटिज्म को नहीं मानते, निरपेक्षवाद को अस्वीकार करते हैं। और सापेक्षवाद का तात्पर्य यह है कि जब आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया, वैल्यू फैक्ट डाइकोटोमी जैसे हम कहते हैं,
या साइंटिफिक रिलेटिविज्म हमने आपको बताया था पिछले सेमेस्टर में कि साइंटिफिक रिलेटिविज्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रचलित हुआ था पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में हम जब बात करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के निरपेक्षवाद को, चाहे धर्म का निरपेक्षवाद हो, चाहे अधर्म का निरपेक्षवाद हो, चाहे राष्ट्र का निरपेक्षवाद है, अर्थात राज्य एक निरपेक्ष सत्य है। द स्टेट इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, रिलीजन इज एन एब्सोल्यूट रियलिटी, स्पिरिचुअलिज्म इज वेरी मच अ यूनिवर्सल फिनोमेना। इन सारी विचारधाराओं का खंडन करते हैं, इसलिए इनको रिलेटिविस्ट भी कहा गया, सापेक्षवादी भी कहा गया है। इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि अस्तित्ववादियों की आखिर कौन सी विचारधारा है, तो इनकी विचारधारा में संपुट मिलता है, यानी उसमें कंपोनेंट्स मिलते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो ये जो कंपोनेंट्स हमने बताया कि वो कुछ संशयवाद का वो खंडन कर देते हैं, वो नाशवाद का खंडन कर देते हैं, वो कभी कभी दिखते हैं उनके ये जो अस्तित्ववाद है उसमें कभी कभी मुक्तिदायी चिंतन का भी हमें दर्शन होता है। मुक्तिदायी यानी सैल्वेशन थ्योरी का भी हमें दर्शन होता है, मुक्तिदायी दर्शन। जॉन पॉल सार्त्रे का ये मानना है कि दैट द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज रिलेटेड टू द लिबरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आम व्यक्ति का, सड़क पर रहने वाले एक आम व्यक्ति का ये मुक्तिदाता दर्शन है। इट इज रिलेटेड टू दिस फिलॉसफी और दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द लिबरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इसलिए इसमें हम ये देखते हैं, ये भी इसमें मिलता है, ये विचारधारा भी इसमें देखने को मिलती है कि इसको एक स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जाता है कि स्वतंत्रता का ये एक द्वार है। थ्योरी ऑफ existentialism is a gateway to the possibility of liberty that has been lost in the current scenario. So existentialism would try to recover the lost liberty of an individual. इसलिए ये 2-3 बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म की अन्य दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण एक और है। अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है ये ग्रैंड थ्योरी बिल्डिंग में विश्वास नहीं करता है। ये बहुत बड़े विशद थ्योरी बिल्डिंग किया जाए, मॉडल बिल्डिंग किया जाए, सिद्धांतों का निरूपण किया जाए, सिद्धांत बनाया जाए, बड़े बड़े मॉडल्स या प्रतिमान बनाए जाए, इसमें वो तनिक सा भी विश्वास नहीं करता है। मॉडल बिल्डिंग से क्या तात्पर्य है? जैसे आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, जो बिहेवियरलिस्ट होते थे, व्यवहारवादी जो विचारक थे, वो मॉडल बिल्डिंग को बड़ा महत्व देते थे। जैसे उन्होंने कहा सिस्टम्स थ्योरी, डेविड का सिस्टम्स थ्योरी है, उसने इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में बहुत बात किया। तो दिस इज अ थ्योरी बिल्डिंग। स्ट्रक्चरलिज्म